का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे चरण का मतदान का जो है कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। मैं बरेली में ही हूँ। बरेली के चुनाव की बात करूँगा, साथ ही साथ ख़ास तौर से मैं लोकसभा चुनाव को लेकर के मैं सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक की मैं बात करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से आज मेरे साथ जो लाइव प्रोग्राम में जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता मयंक शुक्ला जी जुड़ेंगे। और मयंक शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद रिजवान भाई जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। चुनाव का अगर प्रचार की बात करें कि बरेली की अगर हम बात करें तो कल जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और फिर 7 तारीख को वोट होंगे। तो मैं उस पर तो बात करना ही चाहता हूँ। ओवरऑल आप बात की जाए तो आप स्टेट को देख रहे हैं, स्टेट के प्रवक्ता हैं, चुनावी माहौल किस तरह का है? सवाल पहला यही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में जो चुनाव है ये उस सरकार के परिवर्तन का चुनाव है जिसने किसानों के साथ अत्याचार किया है। ये उस सरकार को परिवर्तन करने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परिवर्तन करने का जिसने नौजवानों के साथ धोखा किया है। इसने रोजगार को समाप्त करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वर्ग को शोषण करने का काम कर रही है। चंद कॉरपोरेट्स के हाथ में पूरी संप्रदा देने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई तय है। चलिए, मैं अगर यहीं की उत्तर प्रदेश की बात करूं तो किस तरह का चुनावी माहौल है और किस तरह का प्रचार हो रहा है? जनता किस तरह से क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। इंडिया गठबंधन है और राहुल गांधी जी का सहयोग है। हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं, वो आम जन के बीच में है और सबको पता है कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। हम बरेली की ही बात करें तो 300 बेड का हॉस्पिटल जो बनाया, जिसमें कोरोना काल में करीब 10,000 लोगों की जान बचाने का काम उसी हॉस्पिटल ने किया जिसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया था। बरेली में मिनी बाईपास, बड़ा बाईपास, श्यामनगंज पुल जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए। बच्चों का हॉस्पिटल बनाया गया है जिसकी मतलब जो विश्व स्तरीय है। बरेली में कोई भी बच्चों का प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा नहीं जितना सरकारी बच्चों का हॉस्पिटल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाया है। अखिलेश जी बहुत ही विकासवादी सोच के हैं। हमारे अध्यक्ष जी बहुत सौम्य है और उनका सारे ये रहता है कि विकास के पथ पे देश को कैसे आगे ले जाए, प्रदेश को कैसे आगे ले जाए, इसी को विचार करते हुए इस चुनाव को हम लोग लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, नौजवानों के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, पेपर लीक जो सरकार योगी करा रही है, योगी सरकार जो करा रही पेपर लीक, उस पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं जो है सेंट्रल पर आऊँगा, लेकिन मैं बरेली पर ज़रूर आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें बरेली के साथ हो रही हैं। एक लंबी चर्चा बरेली पर होगी, चाहे वो बरेली की सीट की बात हो, आंवला की बात हो या बदायूं की बात हो। जिस तरह से गठबंधन की बात की जाती है, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी मिल गए। अब सेंट्रल की अगर हम बात करें, ओवरऑल पूरे देश में किस तरह का माहौल बना हुआ है? देश में देखिए, आप पंजाब की बात करिए, आप मध्य प्रदेश की बात करिए, आप महाराष्ट्र की बात करिए, साउथ की बात करिए, कश्मीर की बात करिए, पूरा देश इस वक्त अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने जो नोटबंदी करी थी नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में, उसकी एक भी उपलब्धि होती तो ये लोग उस दिन को ऐतिहासिक तरीके से त्यौहार की तरह मनाते। नोटबंदी फेल साबित हुई। इनकी जीएसटी गलत तरीके से आई जिसमें 100 से ज़्यादा बार अमेंडमेंट करा जा चुका है। केंद्र सरकार की हर नीति जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और व्यापार जो लघु उद्योग है उसके विरोध में है। पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए, मोदी सरकार के समापन के लिए वोट करेगी और ये जनता की अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उसे लीड कर रहा है। जनता का चुनाव है। योगी सरकार, मोदी सरकार की विदाई तय है। मोंटी भाई, जिस तरह से देखा जाए कुछ भाषण हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है, एक तो जो कोरोना की बात होती है, कोरोना का जो टीका लगा उसको लेकर के कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं पर जो होता है मंगलसूत्र की बात हो रही है, कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही हैं। ये इस तरह की चीज़ों का क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि एक प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहते हुए उन्होंने जिस तरह की बात मंगलसूत्र को लेकर के कही, और दूसरी बात एक ये भी है कि कोरोना आया तो कोरोना में सभी को कोरोना
वैक्सीन लगी। अब जो है इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को कहा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पहले चरण का भाषण जो था वो 400 पार और इकोनॉमी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर था। मगर जब पहले चरण का जो चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि उनकी हार बहुत करारी होने जा रही है, तो दूसरे चरण आते आते उन्होंने थोड़ा भाषा का स्तर गिराया और ख़राब भाषा का उपयोग करना शुरू किया। तीसरे चरण आते आते वो मंगलसूत्र से लेके हिंदू मुस्लिम डायरेक्ट उस विषयों पे आ गए जिनका भाषा की मर्यादा में नहीं स्थान है। मैं ये कहता हूँ कि जब कोई कमज़ोर होता है और जिसके पास तर्क नहीं होता है, वो सबसे पहले अपनी भाषा की मर्यादा तोड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी को जब लगा वो हार रहे हैं तो उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा को तोड़ा। मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी एक विषय पे भी सामने बैठ के बात नहीं कर सकती है। हर विषय पे पूर्णतः वो असफल है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर चरण में, लोग कहते हैं कि कुछ तो अच्छा किया होगा, मैं कहता हूँ अगर शायद कुछ अच्छा किया होता तो मेरे पास बताने को होता। क्योंकि अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो चाइना, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सदन में खड़े होकर कहा कि चाइना अंदर आ गया है। नेपाल जो हमारे छोटे भाई की तरह था, आज वो हमें आंख दिखाने का काम कर रहा है। बांग्लादेश जो आज हमारा कंपटीशन जीडीपी का यूरोपियन कंट्रीज के साथ नहीं है, हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वो बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। तो हमारा भारतीय जो कांग्रेस की 10 साल की सरकार में, और जो लोग कहते हैं 70 साल में इस देश को एम्स मिला, इस देश को भामा एटॉमिक सेंटर मिला, इसरो मिला, जिस चंद्रयान के नाम पे नरेंद्र मोदी जी होर्डिंग लगाए घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, वो इसरो में ही तो बना। वो इसरो आज से थोड़ी ना है, कांग्रेस की गवर्नमेंट से। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में शहीदों को सर्वोच्च सम्मान दिलाने का काम किया। जब कोई सैनिक शहीद होता था तो उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उसके घर पे आके हो, ताकि उसका पूरे क्षेत्र में उसके एक सम्मान मिले। डीएम रहते हैं, उसमें तमाम सुविधाएं देने की बात होती थी। मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अग्निवीर जैसी योजना दे दी। शर्म आनी चाहिए। मैं लगता हूँ सरकार को शर्म आनी चाहिए। अग्निवीर योजना, मैं ये एक बड़े आर्मी के अधिकारी से बात कर रहा था, 5 से 6 साल तो जो बड़े टैंक्स हैं उन्हें चलाने की ट्रेनिंग में कट जाते हैं। बंदूक चलाने की ट्रेनिंग में 3 से 4 साल लग जाते हैं। यानी कि जब तक कोई सैनिक बनता तब तक उसकी विदाई हो जाएगी। सम्मान होता था पहले सैनिकों का, एक अलग स्तर की बात होती थी। मगर अग्निवीर करके उन्होंने सेना को भी कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, जिस तरह से कहा अग्निवीर की बात आती है, 2014 की मैं बात करूं तो एक बड़ा जोश था यूथ के अंदर कि रोज़गार मिलेंगे, और एक तो बड़ा जुमला ही निकल गया कि अकाउंट में पैसे आएंगे। फिर 2019 में पुलवामा हुआ, जो भी है 2 बार सरकार बना चुके हैं। तो क्या जनता की ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि सिर्फ जुमलेबाजी होती है, जिस तरह से आप करें? देखिए, आम जनता को तो समझ में आ गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं या अंध समर्थक हैं, उन्हें ना समझ में आई है ना समझ में आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में जो है वो एजेंडा अलग है। उन्हें, वो तो कहते हैं हम 2 रोटी खा के भी मोदी जी को वोट करेंगे, सूखी रोटी खा के भी। मगर मैं ये मानता हूँ कि वो करेंगे ना, मगर आम जनता को तो अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रोजगार के अवसर चाहिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आम जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो मोदी जी की सभी नीतियों को समझ चुकी है। और मुझे लगता है कि मोदी जी की विदाई वही आम जनता कर देगी। और जो शब्दों की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार तोड़ रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए और विपक्षी दलों के लिए, मुझे लगता है कि शायद उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा नहीं पता है और ना उन्हें लोकतंत्र की परंपराओं का पता है। एक समय था भारतीय जनता पार्टी के ही 2 सांसद हुआ करते थे, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने उनको विदेश मंत्री मतलब विदेश की नीतियों को मामला बनाकर उन्हें भेजा और उनका इलाज कराया। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मगर एक संस्कार होते थे, उस संस्कार को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस टर्म में लगातार 10 साल में किया है। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से बात कहता हूँ कि गुजरात, सारे जितने लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, वो एक ही चक्र के क्यों हैं? वो क्यों हैं जिनके प्रधानमंत्री जी मेहुल भाई करके भाषण में बोल रहे हैं? मैं मानता हूँ कि मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, ये सब पैसे लेके ऐसे नहीं भाग सकते। अगर पुलिस चाहे तो आप बरेली से रोडवेज से नहीं जा सकते हो। वो लोग तो बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गए। तो मुझे लगता है सरकार इसमें मिली हुई है, और जितने भी भगोड़े हैं पैसे लेके देश का भागे हैं, उस सब में सरकार का सहयोग है। जी, मैं बरेली की बात पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले यही है कि सरकार अगर बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो किस तरह से हम जो है यहाँ के विकास को देख पाएंगे? क्या जनता भरोसा करे कि साहब हाँ भी चलो इंडिया गठबंधन को इस बार ले आया जाए? देखिए, इंडिया गठबंधन का अपना घोषणा पत्र है,
उसमें किसानों के लिए अच्छी योजनाएं हैं, उसमें अग्निवीर योजना को समाप्त करके पुरानी जो आर्मी की भर्ती थी उस पर वापस जाने की बात है, उसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात है और तमाम जनहित के कार्यों की बात है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल बाद श्वेत पत्र देना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या काम किया है। तो वो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र करके सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो विकास के पथ पे देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, जनहित के कार्य होंगे और मुझे लगता है कि देश पुनः खुशहाली और जो आगे बढ़ने की उसकी स्पीड है उसमें और गति मिलेगी। बिल्कुल, वाकई जनता तो यही चाहती है कि रोज़गार मिले, रोटी कपड़ा और मकान मिले, सम्मान मिले। तो चुनाव होगा, बहरहाल जिस तरह से अगर जनता परिवर्तन करना चाहेगी जिस तरह से, तो वो आगे आने वाला समय बताएगा। मैं बरेली पर आना चाहता हूँ क्योंकि बरेली मेन जगह है। आप भी बरेली को काफ़ी अच्छी तरह से देख ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं। बरेली में आज 4 तारीख है, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और 7 तारीख को चुनाव होंगे। अभी किस तरह का माहौल है? बरेली का माहौल बिल्कुल स्पष्ट है। प्रवीण सिंह ऐरन जी जो यहाँ पूर्व में सांसद रहे हैं, जनता ने उन्हें चुनने का मन बना लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उनकी विजय होने जा रही है। सभी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग उनको वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार और नाकाम सांसदों के खिलाफ वोट करेंगे। और ये मान के चलिए कि सांसदों ने जो गलतियां करी हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर पे जो कमियां करी वो करी, जो सांसद रहे यहाँ पे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया, जिस कारण जनता उनको भी जानती है और उनकी सरकार को भी जानती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रवीण सिंह ऐरन जी के जो विकास कार्य हैं, चाहे बरेली से दिल्ली एक ज़माना होता था जब 14-14 घंटे लगते थे, उसे 4 लेन और 6 लेन बनाने का काम, 4 लेन बन चुकी है, उन्होंने 6 लेन पास कराई थी, 4 लेन बनवा दिया था मगर उसके बाद टर्म खत्म हो गया था तो नहीं बनवा पाए, 6 लेन पास कराई है। दिल्ली रोड को 6 लेन 4 लेन बनाने का काम हो, चाहे पंचायत स्तर पे बारात घर बनाने के, चाहे गरीब लोगों को, जो गरीब है, कमज़ोर है, उनको अच्छे स्तर पे शादी ब्याह करने का मौका हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था के अलग अलग जगहों पे कस्बों में जाके छोटे हॉस्पिटल बनाने की बात हो, तमाम विकास कार्य ऐरन साहब ने करे थे। प्रवीण सिंह ऐरन जी ने इस बरेली को जो सबसे बड़ी सीवर की व्यवस्था है करीब 1100 करोड़ रुपए की, उसको भी पास कराया था ऐरन साहब ने। तो प्रवीण सिंह ऐरन जी अपने आप में विकास पुरुष के रूप में जाने भी जाते हैं बरेली में और वो इस चुनाव को बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। तो बरेली की जनता चाह रही है कि दोबारा आए क्योंकि एक बार जब मौका दे चुके हैं। प्रवीण सिंह ऐरन जी के पुराने कार्यों को याद करके, उनके सौम्य स्वभाव को, सरलता को, उनकी ईमानदार छवि को देखते हुए जनता ने मन बना लिया है। मुझे लगता है कि अब चुनाव बस 7 तारीख को होगा, जनता वोट देगी और 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो प्रवीण सिंह ऐरन जी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे। एक चीज़ देख रहे हैं, बरेली में कुछ विरोध चल रहे हैं कुछ बातों को लेकर के, जो मीडिया में भी आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत बड़ा चुनाव है। मुझे लगता है जब बहुत बड़ा हमारा लक्ष्य हो, जब हम हिमालय चढ़ने की बात कर रहे हों तो छोटे मोटे पत्थरों की बात करना बेकार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि विरोध करने वालों के अपने एजेंडे होते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि बड़ा चुनाव है, बड़ी सोच रखनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो गलत काम हैं उनको सबको पता है, उसको दिमाग में रखते हुए सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ाना चाहिए और जो भी ताकत है उसे लगा के जीत के अंतर को बड़ा करना चाहिए। विरोध करने का अपना एजेंडा होता है, अपनी सोच होती है, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। लक्ष्य बड़ा है, सोच बड़ी है और काम भी बड़ा करेंगे। चलिए, चलते चलते एक सवाल यही है कि नोटा वाली बात भी आ रही है। कुछ जगह से यह कहा गया मौलाना के यहाँ से कि साहब, कोई कहते हैं कि साहब बरेली में वोट दें तो आप जो है नोटा दबा दीजिए, अगर आप बदायूं में वोट दें या आंवला में वोट दें तो आप जो है इस पार्टी को वोट दे दीजिए। और यहाँ कहीं से एक जगह से आता है कि साहब बरेली में आपको किसी को हराना है तो साहब नोटा पर वोट दबा दीजिए। बहरहाल जो प्रत्याशी उनके बारे में लोग मालूम ही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी तरह का कोई नाराज़गी क्या है उन लोगों? आपके सवाल में ही जवाब है। आपने खुद विश्लेषण कर दिया कि यहाँ किसी को, वहाँ किसी को। तो जब जिस विचार की विचारधारा ना हो, जिस सोच की आत्मा ना हो, उस सोच और विचारधारा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, वो सब जान रही है, सब समझ रही है। किसी के कहने से, किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है। जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसकी विदाई के लिए वोट करेगी, इंडिया गठबंधन की जनहित की सरकार को लाने के लिए वोट करेगी। अब आंवला की बात कर लेते हैं, चलते चलते बदायूं की बात कर लेते हैं, क्योंकि नज़र आपकी वहाँ पर भी है। सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रह रहा है पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ चुनाव रहे हैं, जिस चरण में चुनाव रहे हैं, वहाँ का क्या माहौल है? आंवला में जो सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप जी, लगातार 2 बार के सांसद हैं। जब आप क्षेत्र की जनता से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग उनकी सूरत भी भूल गए हैं
मुझे लगता है लंबे समय से वो क्षेत्र में भी नहीं जा रहे हैं। जातीय गणित को साध कर सांसद बनने की उनकी प्लानिंग है, मगर इस गणित को साधते साधते वो कई जातियों पे बहुत ही अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं जो सबके सामने है। टीपू, पप्पू, डब्बू ऐसे करके उन्होंने 3 नेताओं को टारगेट करते हुए बयान दिया था कि इन लोग के करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ हम लोग करीब 1 लाख वोटों से जीत रहे थे, मगर इन तीनों का नाम लेकर उन्होंने जो जीत का अंतर था वो 2 लाख कर दिया है, क्योंकि ये तीनों लोग संयुक्त प्रयास से 1 लाख वोट और बढ़ाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, और भारतीय जनता पार्टी की हार बात 2 लाख से होने जा रही है। बधाई। बदायूं भी हमारी बड़ी जीत होगी। बदायूं में तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे हैं आदित्य यादव जी, और जनता से जुड़े शिवपाल जी बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के, उनका अपना जनाधार है। वो बदायूं पहले ही बहुत काम कर चुके हैं, उन्हें सब पता है, वहाँ का एक एक बात पता है, और मुझे लगता है वहाँ भी बड़ी जीत होगी। चलिए 2 और इलेक्शन हो चुके हैं, अगर देखा जाए हम आसपास की पीलीभीत की मैं बात कर लेता हूँ और रामपुर की मैं बात करना चाहूँगा। रामपुर मंडल है लेकिन आपके अंडर में आता, वहाँ के चुनाव कैसे रहे? रामपुर का चुनाव बहुत अच्छा है। हमारे प्रत्याशी मौलाना साहब बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, और शाहजहांपुर रामपुर की जो बात करते हैं तो रामपुर की बात करते हैं तो रामपुर की जनता उस प्रताड़ना को नहीं भूली है कि 2022 में उन्हें वोट तक डालने से और उपचुनाव में वोट तक डालने से रोका गया है। इस बार सशक्त तरीके से वोट डाला है और रामपुर की सीट जीतने जा रही है। रही बात पीलीभीत की, तो पीलीभीत चुनाव एक तरफा हो चुका है। वहाँ पे भगवत शरण गंगवार जी हमारे 5 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, और वहाँ पे तो चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। भगवत जी भारी मतों से जीत रहे हैं। जी वाकई बेस्ट ऑफ लक, हम तो यही कहेंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोंटी जी, आपने हमें वक्त दिया। हम सभी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं बात करने की। बहरहाल हमने बात की मोंटी शुक्ला जी से, जो बहुत पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जनता बदलाव करने जा रही है। और जिस तरह से अभी चुनाव होने हैं, बरेली के लिए कहा जाए, आंवला के लिए कहा जाए या बदायूं के लिए कहा जाए, मोंटी जी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ वोट हो चुके हैं, पास के जिलों की बात करूं, चाहे मैं रामपुर की बात करूं या मैं पीलीभीत की बात करूं, वहां भी कह रहे हैं कि हमें अच्छा वोट मिला है, हम वहां से भी जो है सीट निकाल जाएंगे। बहरहाल क्योंकि आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख है, कल 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और शायद हम बरेली के इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाएंगे। 7 तारीख के बाद भले ही हम बात कर पाएँ। 7 तारीख को चुनाव होगा। आपसे तो हम यही कहेंगे कि आप वोट जरूर डालिए, क्योंकि वोट डालने का अधिकार आपका है, और आप किसे वोट डालेंगे ये आपका मन है, जिसे चाहे उसे वोट डालिए। फिर और किसी शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे, चुनाव पर चर्चा करेंगे। हमको इजाज़त दीजिए। गुलिस खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।